हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 6 नंबर, और उसमें हम लोग स्वप्रेरकत्व की घटना और स्वप्रेरण गुणांक पढ़ चुके थे। अब आइए अगला टॉपिक है दोस्तों, उसी के बाद में अन्योन प्रेरण गुणांक। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे अन्योन अन्योन प्रेरण। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अन्योन प्रेरण क्या होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अन्योन प्रेरण में क्या होता है। तो दोस्तों अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियों को रखते हैं और स्वप्रेरण में एक कुंडली लेते थे। तो आइए यहाँ पर दो कुंडलियों को ले लेते हैं। तो दोस्तों क्या, यदि हम दो कुंडलियों को यदि हम दो कुंडलियों को यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उन पर किसी एक कुंडली को किसी एक कुंडली को किसी एक कुंडली को बैटरी या सेल से संयोजित करते हैं बैटरी या सेल से संयोजित करते हैं बैटरी या सेल से संयोजित करते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दो कुंडलियां बनाते हैं और उन्हें पास पास एक दूसरे के समीप में रख देते हैं। प्राथमिक कुंडली को दोस्तों क्या करेंगे, किसी बैटरी से संयोजित कर देंगे। तो आइए यहाँ पर कुंडली बना लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर दोस्तों इसे एक धारा नियंत्रक से संयोजित कर देंगे। यहीं पर एक कुंजी लगा देंगे और इस तरीके से ये दोस्तों है कुंजी और ये है धारा नियंत्रक। ये बैटरी का पॉइंट है दोस्तों। और ये दोस्तों कुंडली दी गई है, इसे P मान लेते हैं कि ये प्राथमिक कुंडली है। अब इसके पास में एक द्वितीयक कुंडली बना लेते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी बना लेंगे। तो एक कुंडली यहाँ पर बना लेते हैं पास में इसके। इस तरीके से दोस्तों इसके पास एक कुंडली बना लेंगे। इसे एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कुंडली है ये गैल्वेनोमीटर से संयोजित हो गई। दोस्तों ये जीरो विक्षेप दिखाता है तो ये गैल्वेनोमीटर पर हो गया। इसे लिख लेते हैं दोस्तों, ये है सेकेंडरी यानी एस कुंडली। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे इसमें कुंजी को ऑन करते हैं दोस्तों, कुंजी ऑन होते ही इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। और दोस्तों जब ये धारा प्रवाहित होने लगती है तो यह जो एक कुंडली है यह किसकी भांति कार्य करती है, यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो दोस्तों जब यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो यहाँ पर दोस्तों N बन जाता है और यहाँ पर S बन जाता है। तो दोस्तों ये क्षण चुंबक किस पर डिपेंड करता है, किस पर आश्रित होता है, इस सेल या बैटरी पर। दोस्तों जितनी अच्छी यहाँ पर सेल होगी, जितने ज़्यादा पावर की बैटरी लगी होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर चुंबक बनेगा यानी चुंबकीय क्षण उत्पन्न होगी। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षण उत्पन्न होती है वो क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाओं को निकालती है दोस्तों अपने अंदर। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और पास रखी कुंडली में पड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ से इस तरीके से ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर दोस्तों धारा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी बढ़ता रह जाता है और दोस्तों पास रखी कुंडली में इनकी संख्या में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब इसकी पास रखी कुंडली में
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वो चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों क्या करता है, इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है। जो धारा दोस्तों इस धारा के विपरीत दिशा में आकर उसका विरोध करती है, यानी इस धारा की दिशा ये है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा उसके विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है यह है प्रेरित धारा की दिशा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों प्रेरित धारा। तो ये प्रेरित धारा की दिशा है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसे लिख लेते हैं और उसके बाद में इसका डेरिवेशन बनाते हैं। कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित धारा के मान में प्रवाहित धारा के मान में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। और दोस्तों ये परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ये परिवर्तन होता है कुंडली में लगा ये जो धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट है, इसी के द्वारा हम धारा का मान बढ़ाते और घटाते हैं। तो प्रवाहित धारा के मान में क्या किया जाता है दोस्तों, परिवर्तन किया जाता है। तो पास में रखी दूसरी कुंडली तो पास में रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। दोस्तों इसे अन्योन प्रेरण क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसका मतलब दोस्तों उसका अर्थ जो होता है वो द्वितीयक कुंडली में होता है। तो दोस्तों प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा मान लेते हैं कि I1 है। तो दोस्तों प्राथमिक कुंडली में धारा I1 है और प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स है वो N∅1 है और इसका जो फ्लक्स दोस्तों वो N∅V2 है। तो आइए लिख लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से इसे लिखेंगे। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है 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 उसे प्राथमिक कुंडली और कोष्टक में दोस्तों क्या लिख लेंगे, पी यानी प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं दोस्तों। तो प्राथमिक कुंडली पी तथा जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली S कहते हैं उसे द्वितीयक कुंडली S कहते हैं उसे द्वितीयक कुंडली
एस कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है, बना भी लिया है। तो इस तरीके से दो कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसे पी नाम दे देते हैं, यानी प्राथमिक है, प्राइमरी है। उसके पास में रखी जो द्वितीय कुंडली है जो गैल्वेनोमीटर से संयोजित होती है। अब दोस्तों जैसे ही इसमें धारा का मान हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे कुंजी ऑन करते हैं धारा का मान बढ़ जाता है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका विक्षेप इस दिशा में इस तरीके से विक्षेप उत्पन्न होता है। जब इसके धारा के मान को कम करते हैं, तो दोस्तों जब धारा का मान कम हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर की जो दिशा है वो इस तरीके से आ जाती है, इस कंडीशन में आ जाती है। तो दोस्तों धारा की दिशा के अनुसार ही गैल्वेनोमीटर जो है वो परिवर्तित होता रहता है। अब आइए दोस्तों इसका गुणांक ज्ञात कर लेते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो लिखेंगे दोस्तों अन्योन्य प्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों माना प्राथमिक कुंडली में माना प्राथमिक कुंडली में माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है। इससे बद्ध द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स phi2 है। यदि द्वितीयक कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है, तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा। दोस्तों द्वितीय कुंडली में है तो आ जाएगा N2 और phi2, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N है। यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका इक्वेशन बनेगा कि I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों क्या लिखेंगे, N2 यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और phi2 यानी उससे जुड़ा फ्लक्स। तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाता है दोस्तों, किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के। अब दोस्तों क्या करते हैं, जब ये चिन्ह हटाएंगे फिजिक्स में तो कोई ना कोई नियतांक रखेंगे। दोस्तों क्या आ जाएगा, N2 phi2, और इसको हटाने पर दोस्तों क्या लिखेंगे, MI1, और दोस्तों ये बन जाता है फॉर्मूला। तो अब दोस्तों लिखेंगे जहां M
जहां m एक नियतांक है, जहां m एक क्या है, नियतांक है, इसे जहां m एक नियतांक है इसे कुंडली का अन्योन प्रेरण प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं, या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब आइए दोस्तों फार्मूला इसका निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा। तो जब m का मान निकालेंगे दोस्तों तो m बराबर क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे m इक्वल टू N2 दोस्तों ऊपर हो जाएगा, phi2 ऊपर हो जाएगा और अपान में आ जाएगा I1। तो दोस्तों इस तरीके से इसका फार्मूला भी हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आइए दोस्तों जो इसका फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं, तो आइए लिख लेते हैं इसमें। आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब प्राथमिक कुंडली में जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो अन्योन प्रेरण गुणांक m इक्वल टू N2 phi2 होता है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फार्मूले से निकला कैसे है। दोस्तों फार्मूला क्या आया था, फार्मूला आया था m इक्वल टू N2 phi2 और इक्वल में I1। अब दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि धारा का मान I बराबर कितना रखना है, 1 एम्पियर रखना है धारा का मान। तो यहाँ पर 1 एम्पियर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू, जब यहाँ पर 1 रखेंगे N2 phi2 अपॉन में 1 का भाग देंगे दोस्तों तो वही डिजिट आ जाएगी, यानी m इक्वल टू N2 और phi2। तो वही दोस्तों आ जाएगा, उसके बराबर में आ जाएगा, यानी जो भी म्यूचुअल इंडक्शन है, जो भी कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरी कुंडली में जो उसका फ्लक्स है और उसमें जो लगे हुए फेरों के गुणनफल के। अब आइए दोस्तों इसकी परिभाषा देख लेते हैं, किस तरीके से इसकी परिभाषा होगी। तो इसके अनुसार जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा एक एकांक होती है, प्रवाहित धारा एक एकांक होती है, तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुंडली के अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होती है,
गुणांक के बराबर होती है। अब दोस्तों इसे रखते हैं किसमें, फैराडे के नियम में। तो दोस्तों लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि फैराडे का नियम क्या था दोस्तों। तो फैराडे का नियम क्या था, E1 था दोस्तों उसमें, लेकिन इसमें दूसरे कुंडली का वैद्युत वाहक बल है तो E2 लिखेंगे। तो E2 इक्वल टू माइनस का N2 डेल्टा φ2 अपॉन में डेल्टा T दोस्तों, ये मान दिया गया है। तो आइए इसे अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, E2 इक्वल टू डेल्टा बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, तो माइनस डेल्टा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, N2 φ2 और अपॉन में डेल्टा T आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो देख लेते हैं मान रखने पर क्या आएगा, लिखेंगे दोस्तों N2 φ2 इक्वल टू, तो N2 φ2 इक्वल टू दोस्तों क्या आया है निकल कर, Mi1 दोस्तों, क्या आया है Mi1। तो लिखेंगे M धारा I और यहाँ पर 1 लगा देंगे दोस्तों। अब मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा E2 इक्वल टू माइनस का डेल्टा, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में Mi1 और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा डेल्टा T आ जाएगा। अब दोस्तों M का यदि मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो M दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, कैपिटल M इक्वल टू माइनस का दोस्तों साइन आ जाएगा और अपान में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा डेल्टा I1। तो डेल्टा I1 और अपान में डेल्टा T, ये दोस्तों इसका मात्रक आ जाएगा बनकर। अब आइए देख लेते हैं इसके द्वारा किस तरीके से इसका मात्रक निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक यानी SI पद्धति का मात्रक, SI पद्धति का मात्रक वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। तो दोस्तों ये इसका आ गया अन्योन्य प्रेरक का मात्रक किस तरीके से निकल कर आता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से विमीय सूत्र निकालते हैं और किस तरीके से इसका मात्रक बनता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक व अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक एक ही होता है, मात्रक एक ही होता है। दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक तो हम लोग निकाल चुके हैं। इसी मात्रक को क्या बोलते थे, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर को क्या कहते थे, हेनरी बोलते थे दोस्तों। इसकी विमा देख लेते हैं, विमा। तो दोस्तों इसकी विमा क्या हो जाएगी, जब निकालेंगे फाइनल करके दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ML2 T-2 A-2। तो दोस्तों ये इसकी क्या आ गई, विमा आ गई है निकल के। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली डेफिनेशन है भंवर धारा। तो दोस्तों देख लेते हैं भंवर धारा, और दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। भंवर धारा सबसे अंत में होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भंवर धाराएं क्या होती हैं और ये किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, जब किसी कुंडली के पास
किसी कुंडली के पास एक पृष्ठ रखते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप पृष्ठ पर समान दर से समान ऊंचाई की तरह धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये जल में स्थित भंवर धाराओं की तरह होती हैं। ये जल में स्थित समान दर की धाराओं की तरह होती हैं। इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। इसलिए इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहा जाता है दोस्तों। ये जैसे पानी में गोल गोल घूमती हैं दोस्तों, जहाँ कहीं पर देख लेते हैं पानी यदि स्पीड में या तेजी या वेग से बह रहा है तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जहाँ पानी की मात्रा नीचे की ओर जाती होती है वहाँ पर पानी गोल गोल से घूमने लगता है, तो उनकी दोस्तों जो दर होती है वो समान होती है। तो उसी तरीके से जब कोई हम पृष्ठ किसी कुंडली के पास में रखते हैं और उससे जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जो क्या करता है उसमें एक कुंडली से संबद्ध एक प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है, जो उस कुंडली में या उस पृष्ठ में एक प्रेरित धारा को जन्म देता है। दोस्तों क्या होता है, जब इसमें प्रतिरोध की मात्रा कम होती है तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका अधिक मान बढ़ जाता है। यानी यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो भंवर धाराएं कम होगी, और जो प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धाराएं अधिक होंगी। तो दोस्तों ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो भंवर धाराएं दोस्तों जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, और हम लोगों ने 6वें चैप्टर में जितने भी दोस्तों टॉपिक थे वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हों तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।